प्रिय विद्यार्थियों, आपका आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, प्रकार एवं सीमाओं के बारे में आपको बताया था। इससे पूर्व कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को डील करें, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिनको समझना और समझाना दोनों ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आपके प्रश्न पत्र में ए सेक्शन में जो 20 नंबर का होता है उसमें आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो अगर आप टू द पॉइंट उन 2 नंबर के अंक को अच्छी तरह से समझाते हैं तो आपको पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने जो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र की टर्म्स हैं उनको विभिन्न पार्ट्स में वर्गीकृत करके बांट के आपको समझाने का प्रयास किया है। प्रथम भाग में मैंने कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स ली हैं और उन्हीं को हम डील करते हैं। First है gross domestic product at the market price. What is GDP at market price? GDP at market price is the market value of total production within the country by different factors of production in a year is called as GDP at market price। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्यों पर वह है जो कि एक वर्ष में एक देश की राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत सभी साधनों का प्रयोग करते हुए जो कुल उत्पादन होता है, जब उसको हम बाजार मूल्यों पर मापते हैं तो वो सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्यों पर कहलाता है। दूसरा है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से सरकार के क्षेत्र को बाहर निकाल देते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष करों को घटाकर अनुदानों को जोड़ते हैं, तो हमें सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर प्राप्त होता है। ये इसमें सभी प्रकार की जो आय है, ऑपरेटिंग सरप्लस है और जो भी कंपनसेशन है एम्प्लॉयज़ का, वो सभी शामिल होता है। इसके उपरांत हम आते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्यों पर। अब देखिए, हमने जीडीपी से शुरू किया और जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ते हैं, तो हमें प्राप्त होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्यों पर। इसी प्रकार जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स और अनुदान या सब्सिडी को जोड़ते हैं और अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं, तो हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होती है। इसके उपरांत आते हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस मीन्स शुद्ध, यानी कि सकल से हमें बढ़ना है शुद्ध के तरफ। तो अगर हम सकल में से मूल्यह्रास को घटाते हैं, टूट फूट को घटाते हैं, प्रतिस्थापन व्यय को घटाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। It means that when from GNP at market price, depreciation or capital consumption allowance is deducted, then we get NNP at market price. Similarly, from moving from NNP at market price to NNP at factor cost, we have to deduct
indirect taxes and add subsidies to NNP at market price to obtain NNP at factor cost. NNP at factor cost जो है उसमें लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी शामिल होती है। इसीलिए हम इसको राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। यानी कि जो कुल उत्पादन एक वर्ष में हुआ है उन सभी साधनों को जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं एक वर्ष में मुद्रा के रूप में, उसी को हम सकल राष्ट्रीय आय साधन लागत पर कहते हैं। इसके उपरांत हम आते हैं पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम इज टोटल इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यानी कि पर्सनल इनकम में या व्यक्तिगत आय में वह सब शामिल है जो कि एक व्यक्ति को प्राप्त होता है सभी सोर्सेस से, सभी स्रोतों से, और उसमें प्रत्यक्ष कर शामिल है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष कर या आय कर या गिफ्ट टैक्स या जो भी प्रत्यक्ष कर है उसको चुकाने से पूर्व जो व्यक्ति के पास होता है वो व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम कहलाती है। अभी हम केवल इसको संक्षिप्त में डील कर रहे हैं। जब हम चैप्टर्स डील करेंगे तो इसको डिटेल में आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। अब आते हैं हम डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च योग्य आय। एक व्यक्ति की आय जो कि उसके पास बचती है, उसका वह उपभोग कर सकता है या बचत कर सकता है। यानी कि व्यक्तिगत आय में से जब हम प्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं या कोई फाइन या जुर्माने को घटा देते हैं तो उसके बाद जो बचती है वो खर्च योग्य आय होती है। और खर्च योग्य आय का या तो उपभोग किया जा सकता है और उपभोग नहीं करते तो वो बचत के रूप में व्यक्ति के पास रहती है। रियल इनकम यानी कि वास्तविक आय। वास्तविक आय का अर्थ है कि जब हम राष्ट्रीय आय को कीमत के संदर्भ में समझाते हैं या गणना करते हैं किसी एक विशेष वर्ष को आधार वर्ष मानते हुए, तो वो हमें वास्तविक आय कहलाई जाती है। अब पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय बड़ा सरल है कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगी। जब कुल राष्ट्रीय आय में आप जनसंख्या का भाग देते हैं तो जो प्राप्त होती है वो पर कैपिटा इनकम कहलाई जाती है। इफेक्टिव डिमांड, ये कंसेप्ट या इस शब्द का प्रयोग प्रोफेसर कीन्स ने किया था और उन्होंने इफ़ेक्टिव डिमांड को बताया था कि जहाँ समग्र मांग फलन समग्र पूर्ति फलन के बराबर है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इफ़ेक्टिव डिमांड या वो बिंदु प्रभावपूर्ण मांग कहलाता है। अब एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो कि विभिन्न कीमतों पर जो मांग है और विभिन्न स्तरों पर जो रोजगार है उनके मध्य संबंध स्थापित करता है। इसी प्रकार एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन समग्र पूर्ति फलन भी एक ऐसा शेड्यूल है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि न्यूनतम अमाउंट जो है प्रोसीड्स का उसके मध्य और रोजगार के मध्य संबंध स्पष्ट करता है। अर्थात विभिन्न रोजगार के स्तर पर कितना पूर्ति विभिन्न कीमतों पर उपलब्ध है उसको दर्शाता है।
अब आइए उपभोग फलन को। उपभोग फलन क्या है? जो कि एक फलनात्मक संबंध है आय और उपभोग के मध्य, उसको हम उपभोग फलन या कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। विच C इज फंक्शन ऑफ Y मीन्स कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम। अब आइए आप APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब उपभोग और आय का या उपभोग को आय से भाग दे दिया जाता है, और या जो रेशियो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम C डिवाइडेड बाय Y इज कॉल्ड एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसके बाद सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि जो परिवर्तन को दर्शाती है, आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के द्वारा दर्शाया जाता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, प्रेरित विनियोग, यह आपने सुना होगा। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो आय इलास्टिक होता है, इनकम इलास्टिक होता है, आय लोच से प्रभावित होता है या लाभ से मोटिवेट होता है। यानी कि अगर उपभोग बढ़ता है और उपभोग बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी, और मांग अधिक होने के कारण अधिक उत्पादन हेतु विनियोग में वृद्धि होगी, और जब ये विनियोग उपभोग जब विनियोग को प्रेरित करता है तो वो प्रेरित विनियोग कहलाता है। इसी प्रकार स्वायत्त विनियोग, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर उत्पादन शून्य है तो भी ऑटोनॉमस या स्वायत्त विनियोग तो होगा ही, यानी कि उत्पादन से ये प्रभावित नहीं होता, आय से प्रभावित नहीं होता, या ये इनकम इनइलास्टिक होता है। ये एक्सोजीनियस फैक्टर्स या बाहरी घटकों से प्रभावित होता है, जैसे पॉपुलेशन है, इनोवेशन है, लेबर फोर्स है, सोशल एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस है आदि घटक। तो इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स जो हैं उनको मैंने बहुत ही संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप सभी के समझ में आया होगा, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण टर्म्स को लेते हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स की। पुनः धन्यवाद।